इफ़ नॉट देश, कुछ कुछ सिटीज़ भी आजकल हो गई हैं जो कि LGBTQ+ कम्युनिटी के प्रति काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो गई हैं। इसको क्या बोला जाता है? गे टूरिज़्म, LGBT टूरिज़्म के ये लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर ट्रैवलर्स के लिए जनरली रहता है। एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू इसकी $200 बिलियन है एनुअली। कार्सिनोजन, प्रॉपर इसको ग्रुप 1 कार्सिनोजन बोला गया है इस कैटेगरी में, और यही चीज़ इन मसालों में मिली है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेक्सस बैच। एंड इस वाले वीडियो में, इस वाले पूरे लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं मे का फर्स्ट पार्ट, जो कि हमने लास्ट में अप्रैल पे छोड़ा था, अपना करंट अफेयर्स का लेक्चर। तो इस वीक हम लोग मे के करंट अफेयर्स पूरे कवर करने वाले हैं। पहला पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 15 मई तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें होंगे सारी की सारी वो देखेंगे। एंड उसके बाद हम चलते हैं मे के सेकेंड पार्ट में, जो हमारा नेक्सस का लास्ट पार्ट होगा लेक्चर का। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 पर मैं आ चुका हूँ, मे पार्ट 1। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ग्रेट निकोबार डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट और DRDO वगैरह देखा हुआ था। उसके बाद अब अगर मैं बात करूँ तो इस वाले लेक्चर में मैं क्या क्या लेकर आया हूँ। इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि नेपाल ने पहला इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस को होस्ट करा। उसके बाद इथाइलिन ऑक्साइड जो है उसमें कंटेमिनेशन निकला है इंडियन स्पाइस ब्रांड्स में। ठीक है, कोविशील्ड की जो कंट्रोवर्सी है एक बार उसको पढ़ेंगे। उसके बाद वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल डिस्कवर हुआ है मेक्सिको में, हम वो देखेंगे। उसके बाद आलोक शुक्ला को अवार्ड मिला है गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज फॉर 2024। इस प्राइज को ग्रीन नोबेल भी बोला जाता है, ग्रीन नोबेल। तो इन्वायरमेंट की फील्ड में सबसे बड़ा प्राइज है जो कि आलोक शुक्ला को मिला है, जो कि कहाँ से हैं? जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। ठीक है, तो नेपाल ने जो है वर्ल्ड का सबसे पहला इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड करा। अब रेनबो टूरिज्म क्या होता है? रेनबो टूरिज्म जो होता है वो एक्चुअल में उसका ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रमोट द कंट्री एज अ सेफ एंड इंक्लूसिव प्लेस फॉर LGBTQ+ कम्युनिटी। ठीक है, अगर आप LGBT कम्युनिटी के लिए, LGBT टूरिस्ट के लिए स्पेशली अपने देश को ऐसा दिखाते हो कि हमारा देश आपको ना जज करेगा, ना कोई सोशल स्टिग्मा देगा, ना कोई सोशल ट्रॉमा देगा, आप आराम से आइए हमारे देश, इस डेस्टिनेशन पर घूमिए। इफ़ नॉट देश, कुछ कुछ सिटीज़ भी आजकल हो गई हैं जो कि LGBTQ+ कम्युनिटी के प्रति काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो गई हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है? इस वजह से उनको जो है, उनको इस वजह से जो प्रमोशन है उसमें मिल रही है मदद, हेल्प। ठीक है, तो ये चीज़, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज की गई थी किसके द्वारा? ये ऑर्गेनाइज की गई थी NGO मयाकू पहचान नेपाल, इनके द्वारा। ठीक है, मयाकू पहचान नेपाल इन कोलैबोरेशन विद द नेपाल टूरिज्म बोर्ड। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के कोलैबोरेशन में ये कॉन्फ्रेंस गई है। उसके बाद जो प्राइमरी गोल था उसका यही था कि नेपाल को एक LGBT फ्रेंडली टूरिज्म हब जैसे दिखाना है, और जो फैसिलिटीज़ वगैरह आपने अपने पूरे देश में बना रखी है उनके लिए उसका ही एक तरीके से प्रमोशन करना है, मार्केटिंग करनी है, ब्रांडिंग करनी है एक तरीके से। ठीक, अब रेनबो टूरिज्म का जो कंसेप्ट है वो कोई नया नहीं है। ठीक है, रेनबो टूरिज्म का कंसेप्ट, इसको क्या बोला जाता है? गे टूरिज्म, LGBT टूरिज्म। ठीक है, ये लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर ट्रैवलर्स के लिए जनरली रहता है। ये काफ़ी ग्रोइंग सेगमेंट है किसका? ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री का। एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू इसकी $200 बिलियन है एनुअली। की डेस्टिनेशन पहले भी जो हो चुकी है वो है सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम, मैड्रिड, तेल अवीव जो कि इजराइल की कैपिटल है, और ये सारी जो सिटीज़ हैं ये सारी की सारी पहले भी LGBT टूरिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं। अगला, इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो डिस्कवर किया गया इंडियन स्पाइस ब्रांड्स में। तो एवरेस्ट और MDH इनके टोटल मिला जुलाकर 4 मसाले ऐसे निकले जिसमें इथाइलिन ऑक्साइड नाम का केमिकल जो है वो पाया गया। तो टेस्ट कहाँ है? टेस्ट यहाँ है, हांगकांग के सेंटर फॉर फूड सेफ्टी और सिंगापुर की फूड एजेंसी ने इंडिकेट करा है कि इथाइलिन ऑक्साइड जो कि एक तरीके का कार्सिनोजेन माना जाता है इन सेवरल इंडियन स्पाइस प्रोडक्ट्स, वो पाया गया है
इन मसालों में कौन से मसाले हैं एक बार देख लेते हैं। तो MDH का सांबर मसाला, मद्रास करी पाउडर MDH का, और करी पाउडर अगेन MDH का, उसके साथ साथ फिश करी पाउडर एवरेस्ट का। ये 4 मसाले हैं जो कि आपको पीछे दिख रहे होंगे। इसमें जनरली वो चीज़ें पाई गई हैं। इथाइलिन ऑक्साइड क्या है? ये इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC, ये जो इंटरनेशनल एजेंसी है जो कैंसर पे रिसर्च करती है, इसने इसको ग्रुप 1 ऑफ कार्सिनोजेन इसमें कैटेगराइज किया है, और पोटेंशियल टू कॉज कैंसर व्हेन ह्यूमंस आर एक्सपोज टू इट। ठीक है, तो कार्सिनोजेन प्रॉपर इसको ग्रुप 1 कार्सिनोजेन बोला गया है इस कैटेगरी में, और यही चीज़ इन मसालों में मिली है। उसके बाद ये केमिकल जो है ये स्टेरलाइजिंग मेडिकल इक्विपमेंट इस काम में आता है कि मेडिकल इक्विपमेंट को स्टेरलाइज करने के लिए फिर उसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल जो कि एंटी फ्रीज, कूलेंट, सॉल्वेंट, इन सब चीज़ों में काम आता है। ये मसालों में क्या कर रहा है इनको नहीं पता। यही चीज़ ऑब्वियसली इन कंपनीज से पूछी गई कि इनका मसालों में क्या काम है, आपने क्यों डाला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गए 2 टॉपिक्स हमारे जो थे। उसके बाद हम आते हैं कोविशील्ड पर। कोविशील्ड की कंट्रोवर्सी एक्चुअल में है क्या? कोविशील्ड वैक्सीन जो कि एस्ट्राजेनेका ने बनाई थी, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने एक्नॉलेज किया है कोर्ट में, जब उस पर केस चला उसी में उन्होंने एक्नॉलेज किया कि क्या चीज़ एग्जैक्टली अब मैं आपको इसमें बताता हूँ, इसमें प्रॉपर हाईलाइट करके लिखा हुआ है। अब कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने ये बोल दिया कि हाँ, हमारी वैक्सीन कैन इन वेरी रेयर केसेस कॉज TTS। TTS क्या है देखते हैं। तो हाई कोर्ट ऑफ लंदन में मामला चल रहा था, ठीक है, जिसमें कोविड-19 की वैक्सीन जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एस्ट्राजेनेका के साथ एक कोलैबोरेशन में बनाई थी, उसमें ये क्वेश्चन उठा, क्या ये थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS कॉज कर सकता है? अब जो क्लास एक्शन सूट चल रहा था इनके खिलाफ, उसमें ही उनका वो स्टेटमेंट था। ठीक है, TTS होता क्या है? एक बहुत ही रेयर कंडीशन होती है जिसमें आपके ब्लड्स में ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, जिसको थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, जिसके साथ साथ प्लेटलेट काउंट आपके लो होने लगते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये हो गया दूसरा डिजीज, दूसरी तरीके का एक कंडीशन। ठीक है, इसमें आपको ब्रेथलेसनेस होने लगती है, फिर चेस्ट पेन होने लगता है, एक पिन के साइज का बहुत ही छोटे छोटे रेड स्पॉट होने लगेंगे, आपके स्किन पर ऐसे थोड़ी थोड़ी सी ब्रूइसेस आने लगेंगी, फिर हेडेक्स होने लगेंगे, बॉडी पार्ट्स में नंबनेस होने लगेगी, और जनरली क्या है, इससे स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो TTS हो गया ये। अब इसके बाद जो केसेस का दौर है पूरा का पूरा, सबसे पहला केस किसने फाइल करा था ब्रेन इंजरी के लिए? वो था जेमी स्कॉट, जिसने ब्रिटेन में ये केस फाइल करा। उसका क्या हुआ? प्लेटलेट काउंट ड्रॉप हुआ, ब्लड क्लॉट हुआ ब्रेन में, इम्यूनिटी सिस्टम पूरा का पूरा अफेक्ट हुआ। ठीक है, अब एस्ट्राजेनेका के बारे में अगर मैं थोड़ी चीज़ बताना चाहूँ तो ये ब्रिटिश स्वीडिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैम्ब्रिज बायोमेडिकल कैंपस इन कैम्ब्रिज इंग्लैंड। कैम्ब्रिज के अंदर ही बायोमेडिकल कैंपस के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। वहाँ से ये न्यूमरस डिजीजेस के लिए वैक्सीन्स और दवाइयाँ बनाते हैं। अब इसकी फाउंडेशन ले करी गई 1999 में थ्रू द मर्जर ऑफ स्वीडिश कंपनी एस्ट्रा AB एंड ब्रिटिश कंपनी जेनेका ग्रुप। अब अगर आप बोलो कि एस्ट्राजेनेका में एस्ट्रा कब बनी थी, तो एस्ट्रा जो स्वीडिश कंपनी थी वो 1913 में बनी थी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद जो ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स और सब लोग मिला जुला कर इस पर काम करते थे, उसके थ्रू जे, अब जो भी है स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन उसमें नहीं फंसेंगे, तो ये सिटी थी जहाँ ये बनी थी। ठीक, तो ये तो बात हो गई एस्ट्रा कंपनी की, जो स्वीडिश वाली कंपनी थी। स्वीडन में 1913 में क्या बनाई गई? एस्ट्रा AB।
अब अगर मैं जेनेका की बात करूं तो जेनेका कब बनी थी? जेनेका 1993 में बनी थी। कहाँ? ब्रिटेन में ऑब्वियसली। और 6 साल बाद इनको मर्ज करके 1999 में एस्ट्राजेनेका मिला जुला कर बना दिया गया। अब कोविड वैक्सीन के 2 वेरिएंट थे। जो यूरोप में चलाई गई उसको बोला गया वैक्सेवरिया वैक्सीन, ठीक है, जिसका मॉडिफाइड जो एक वर्जन था, वेक्टर ऑफ द मॉडिफाइड चिंपांजी एडेनोवायरस, ये उसका कोड था। चिंपैंजी से ही कुछ एक वायरस लेकर उसको ही मॉडिफाइड कर कर इस वैक्सीन में डाला गया, जो कि फाइट करता था कोविड-19 के वायरस को, ठीक है। क्योंकि चिंपैंजी से हम लोग सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं ह्यूमन बॉडी, इसलिए चिंपैंजी का यूज़ हुआ। ऐसी कुछ वैक्सीन, ऐसी कुछ कंपनी का लोगो आपको देखने मिल सकता है। टॉपिक नंबर 4 पर हम आ चुके हैं। टॉपिक नंबर 4 ये है कि जो ब्लू होल होते हैं, डीपेस्ट ब्लू होल डिस्कवर किया गया है मेक्सिको में, जिसका नाम है तामजा ब्लू होल, TJBH, ठीक है। तो रिसर्चर्स ने पूरे वर्ल्ड का सबसे वर्ल्ड्स डीपेस्ट नोन ब्लू होल डिस्कवर किया है, तामजा ब्लू होल, जो कि चेतुमल बे ऑफ द युकाटान पेनिनसुला इन मेक्सिको, वहाँ डिस्कवर हुआ है, ठीक है। युकाटान पेनिनसुला मेक्सिको में डिस्कवर हुआ है। इसके न्यू मेजरमेंट्स जो इंडिकेट करते हैं वो एक्सटेंड करता है कुछ 420 मीटर बिलो द सी लेवल, सरपासिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड, इससे पहले वाले जितने भी थे, जो कि 119 मीटर्स तक जाते थे, ठीक है, उसका 4 टाइम्स है ये पूरा ब्लू होल। अब ब्लू होल होता क्या है? लार्ज मरीन कैवर्न और सिंक होल विच इज open to the surface and has been developed by bank or island composed of carbonate bedrocks। तो exactly कैसा दिखता है इसकी एक बार आप तस्वीर देख लें। ये जो है एकदम से ऐसा ब्लू क्यों हो जाता है? क्योंकि आप अगर किसी एक जो बेड रॉक पे हैं, एकदम से अगर कुछ वहाँ पर ऐसे नीचे सिंक हो जाता है कोई मटेरियल, तो ये ऊपर से ऐसा होल जैसा दिखेगा और ये जो सरफेस है ये हो जाएगी ब्लू। तो ये जो ब्लू सरफेस है, इसके नीचे क्योंकि यहाँ पर बहुत डीप कुछ होता नहीं है, इसलिए लाइट रिफ्लेक्ट करके ऊपर वापस नहीं जा पाती, इसलिए ये बहुत डार्क हो जाता है, इसलिए ये बड़ा हो जाता है ब्लू होल। तो अगर ऐसे ये है बेड, सी बेड, और यहाँ पर चीज़ें सिंक हो चुकी हैं और इधर वापस उसी लेवल पर हैं एक तरीके से, तो अगेन जब यहाँ पर लाइट नहीं पड़ेगी तो लाइट ऊपर नहीं जाएगी, वापस ऊपर नहीं जाएगी रिफ्लेक्ट होके, तो आपको उधर जो लाइट ब्लू कलर दिखता है जनरली इन ओशंस का, सीज का, तो वो नहीं दिखेगा, इसलिए ये ब्लू होल बन जाता है। अब यहाँ पर लोग जाते हैं बढ़िया अपनी टूरिज्म स्पॉट बनाने के लिए, तामजा को भी टूरिज्म स्पॉट बना ही दिया है ऑलमोस्ट, तो इसलिए होता है। अब लास्ट जो है हमारा करंट अफेयर, दैट इज आलोक शुक्ला को अवार्ड मिला है गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज फॉर 2024। आलोक शुक्ला कौन है? 43 ईयर ओल्ड इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है कहाँ से? छत्तीसगढ़ से हैं ये, ठीक है। इनको अवार्ड मिला है गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज, जिसको बोला जाता है ग्रीन नोबल। बहुत ही रेयर होता है ये प्राइज, ग्रीन नोबल प्राइज मिला है इनको। इन्होंने बहुत सक्सेसफुल ग्रास रूट लेवल की कैंपेन्स, हासदेव अरण्या फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है ये, जिसके नीचे 21 प्रपोज्ड कोल माइंस बनना चाह रही थी। उन्होंने इस पूरे फॉरेस्ट को बचाने में बहुत ज़्यादा मदद करी है। अब ऐसा क्या है, हासदेव फॉरेस्ट जो है वो इंडिया का वन ऑफ द सबसे ज़्यादा रिच कोल माइंस उसके नीचे मानी जाती हैं, और मानी क्या जाती हैं, ठीक है, ऑलरेडी हैं। अब ये जो हासदेव फॉरेस्ट के नीचे इतना सारा अगर कोल है, हर दूसरी कमर्शियल कंपनी आएगी और चाहेगी कि यार इसको जल्दी से पूरा फॉरेस्ट हटाओ, इसके नीचे खुदाई करें, हम कोल निकालें, कोल बेचें, करोड़पति अरबपति बने, ठीक है। तो इनकी लड़ाई थी सारी की सारी बड़ी कंपनीज से, और जब आपकी लड़ाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज से हो जाती है,
आपको जान का खतरा हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो वो जो ऑटोमेटिकली जान का खतरा हो जाता है, ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में आपको अगर जान का खतरा है तो आपका ग्रीन नोबल मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। ये जो प्रॉपर फॉरेस्ट एरिया है, इंडिया की लार्जेस्ट कोल माइन रिजर्व्स इसके नीचे है, एस्टिमेटेड एट 5.6 बिलियन टन्स कोल इसके नीचे है। इसको बहुत पहले ही नो गो जोन डिक्लेयर कर दिया गया है एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के द्वारा 2010 में, लेकिन सक्सेसिव जो इनकी गवर्नमेंट्स आ चुकी हैं स्टेट में, छत्तीसगढ़ की, उन्होंने इनिशिएट करने की कोशिश करी है माइनिंग ऑपरेशंस। अडानी एंटरप्राइजेस जो है वो मल्टीनेशनल माइनिंग कॉर्पोरेशन है, इन्होंने काफ़ी सारी परमिशन मिली रीजन में, बट जनरली नहीं हुए सक्सेसफुल। तो ये है आलोक शुक्ला, आपको फोटो दिख रही होगी, ठीक। तो वो है सेव छत्तीसगढ़ मूवमेंट के कन्वीनर, सेव छत्तीसगढ़ मूवमेंट के कन्वीनर है। उसके बाद फाउंडिंग मेंबर है सेव हासदेव अरण्या रेसिस्टेंस कमिटी, सेव हासदेव अरण्या रेसिस्टेंस कमिटी। उन्होंने काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ को और विलेजर्स को साथ में मिलाकर प्रॉपर ग्रुप्स बनाए हैं, ऑर्गेनाइज करा है, उनको उसके खिलाफ पूरा साथ में अपने कैंपेन में लिया है, ठीक है। और इन्होंने ऑनलाइन ट्रेंड भी चलाया था, हैशटैग सेव हासदेव, ठीक है। तो यही था सारा का सारा। अब गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज क्या है, इसको ग्रीन नोबेल बोलते हैं, हर साल दिया जाता है 6 एक्टिविस्ट फ्रॉम 6 कॉन्टिनेंट्स, टोटल 6 लोगों को मिलता है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, ये चालू हुआ था। रिचर्ड एंड रोडा गोल्डमैन, रिचर्ड एंड रोडा गोल्डमैन, ठीक। प्राइज अवार्ड किया जाता है 6 ज्योग्राफिकल कैटेगरीज में, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और आइलैंड नेशंस, फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। क्या क्या मिलता है, $2 लाख का अवार्ड मिलता है, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है आपके एक्टिविज्म के लिए, और इनको उनके सिग्निफिकेंट एफर्ट्स और पर्सनल रिस्क कितना इन्वॉल्व रहा पूरे इस प्रोटेक्शन में, उसके लिए देखते हुए यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड जो है वो गोल्डमैन इन्वायरमेंटल फाउंडेशन देती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। एंड कुछ फैक्ट्स अगर हम देखें तो इंडिया जो है वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर है, और उसके बाद हम प्रोड्यूसर भी हैं। 21% ऑफ इंडियाज कोल कम्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, 21% कोल तो छत्तीसगढ़ से ही आता है। और हासदेव अरण्या फॉरेस्ट जो हैं ये सर्व करते हैं एज अ कैचमेंट एरिया फॉर द रिवर हासदेव। हासदेव नाम का फॉरेस्ट भी है, हासदेव नाम की रिवर भी है, जो कि आगे जाकर किससे मिल जाती है, महानदी से मिल जाती है। तो फार्मिंग एरिया, फार्मिंग लैंड, इन सब की भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होता है। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये कैचमेंट एरिया पूरा, ये सारा हासदेव फॉरेस्ट ही है। और अगर आप छत्तीसगढ़ का मैप देखेंगे तो ये आपको पूरा दिख रहा होगा, ये हासदेव बैंगो वैली है, ये पूरा का पूरा। अब अगर मैं इसको ऐसे करूं, ये हासदेव बैंगो वैली है, ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट है चारों तरफ, फिर उसके बाद ये पूरा रिजर्वॉयर है। तो इतना बड़ा एरिया ये आपको दिख रहा होगा, इसके नीचे काफ़ी कोयला है, और यही चीज़ हर कंपनी देखना चाह रही है, निकालना चाह रही है, उखाड़ना चाह रही है, ठीक है। तो यही था आज की इस क्लास में, इस पूरे वीडियो में। ये था मे का फर्स्ट पार्ट जो कि हमने आज करा क्लास में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में आते हैं, नेक्स्ट पार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।